everyone and welcome back to your own channel Maths with Motivation. I hope you all are doing well, and as you know that we have completed the topic of permutation and combination, and now we are going to start our next topic, that is binomial theorem. Before we start the topic of binomial theorem, let's see some formulas that you are already familiar with. Okay, if I ask you what is a plus b whole square, I think you all know about this formula and your answer will be this is a square plus 2ab and plus b square. Similarly, if I go for a minus b whole square, this is equal to a square minus 2ab plus b square. Okay, and a plus b whole cube, again you are familiar with this formula. This is a cube plus 3a square b plus 3b square a and plus b cube. Generally we used to say that a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, और उसी को अगर सॉल्व करके लिखा जाए that will be the formula for a plus b whole cube. अगर इन्हीं फॉर्मूलाज में मैं पावर बहुत ज्यादा रेज कर दूं, it may be that a plus b raised to the power 10, a plus b raised to the power 23, okay, या फिर a plus b raised to the power 1/2, a plus b raised to the power it will be 4/3, कुछ इस टाइप से आ जाएं, तो वो सब पावर्स जो है सोल्व करना हमारे लिए कहीं ना कहीं लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है. ये फॉर्मूले आप सबने बचपन से आई थिंक 8th-10th क्लास में ही आ जाते हैं, लर्न किए हुए हैं. सो वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. लेकिन अगर मैं आपको इतना भी कह दूं a प्लस बी रेज टू दी पावर 7, तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे पहले, फिर दोबारा स्क्वायर, स्क्वायर इंटू a प्लस बी. आप ब्रेक करेंगे ना, पावर 7 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 या 3 प्लस 4. तो वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम a प्लस बी रेज टू दी पावर 7 को ऐसे एक्सपेंड करेंगे. तो यहाँ पर जो है कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है बाइनोमियल थ्योरम का, एंड एक्चुअली वट एवर यू हैव डन ऑल दिस फॉर्मूलाज, दीज आर ऑलरेडी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम. ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आप ये पावर्स सोल्व करते हैं, यहाँ पर आपके पास दो टर्म हैं, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, टर्म्स की बात कर रही हूं. फिर ये इंडेक्स जिसको हम पावर बोलते हैं, वो पावर कितनी है, तो जब आप टर्म्स की इंडेक्स की बात कर रहे हैं, वो होल पावर की बात कर रहे हैं, और उसको एक्सपेंड करने का जो काम है वो हम करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड क्यों है ये कंसेप्ट, कहाँ यूज किया जाता है, किस लिए किया जाता है. और हमने कभी नहीं सोचा कि a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसा क्यों है. हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ना, आप कहते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो. तो इसी तरह a प्लस बी रेज टू दी पावर 7 है, हम a प्लस बी को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 है तो 10 टाइम करेंगे, वो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है. उसी प्रोसीजर को सम अप किया गया है बाय द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. ओके, वन मोर थिंग, यहाँ बाइनोमियल की बात हो रही है. आई थिंक ये 7th या 6th या 7th स्टैंडर्ड में आ जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. तो बाइनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स की बात हो रही है. हमने अभी क्या बात करी, a प्लस बी रेज टू दी पावर 2, a प्लस बी रेज टू दी पावर 3, a माइनस बी रेज टू दी पावर 3, यानी कि दो टर्म्स आ रही हैं a और b. तो हम वो बाइनोमियल के लिए दो टर्म्स के लिए ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं. सपोज कहीं पर 3 टर्म्स आ जाती है, a प्लस बी प्लस सी, इट इज a प्लस बी प्लस सी. तो मैं वहां क्या करूंगी, मैं एक टर्म a ले लेती हूं और b प्लस सी को एक टर्म कंसीडर कर लेती हूं. तो मैं यहां पर भी वो बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट अप्लाई कर सकती हूं. वो आपकी विश है, आप a प्लस बी को एक टर्म कंसीडर कर लीजिए और c को दूसरी टर्म. मतलब हमने दो टर्म्स में इसको जो है स्प्लिट कर लिया है, जो 3 टर्म्स भी हमारे पास थे. बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम इज द कंसेप्ट फॉर 2 टर्म्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू एक्सपेंड a प्लस बी रेज टू द पावर n वेयर n belongs to n. n belongs to n का मतलब क्या हुआ, n नेचुरल नंबर है तो वो पॉजिटिव इंडेक्स हुआ. नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4. इट मींस a plus b raised to the power n where n is a positive integral index, जिसको आप n belongs to n कह रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हम उसको बोल सकते हैं. That's why it is said to be positive integral index.
सी, जब आप बुक्स में से भी कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो हर वर्ड पर फोकस करना। वहां लिखा हुआ है वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटेग्रल इंडेक्स, तो आपको सोचना है कि इसका मतलब क्या है। जो मेरी नॉलेज है वो सिर्फ एक रफ नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला ये एक्सपेंड करते हैं, मुझे वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। तो एन पॉजिटिव इंटेग्रल का मतलब अभी जो हम बाइनोमियल थ्योरम पर काम कर रहे हैं वो पॉजिटिव पावर पर है, और वो भी एन यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। वो कोई रियल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, वो नेचुरल नंबर है विच इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो a plus b raised to the power n, this is equal to, ये किसके इक्वल होता है बाइनोमियल थ्योरम से? दिस इज nc0 a n b0 प्लस nc1 a n minus 1 b1 प्लस nc2 a n minus 2 b2 up to so on, and last term ncn a0 bn. So this is the formula for binomial expansion of a plus b raised to the power n. अब क्योंकि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हमें पता है nc0, nc1, nc2 अप टू ncn ये टर्म्स किसको इंडिकेट कर रहे हैं, हाउ टू सोल्व दिस। और यहाँ पर जो ये nc0, nc1, nc2 ये जो टर्म्स आ रही हैं इनको कहा जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। These are known as binomial coefficients. ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम में जो ये nc0, nc1, nc2 ये हम स्टडी कर रहे हैं इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर आपको जो ये एक्सपेंशन मिली है आपने इसको रिलेट करना है कि कैसी टर्म्स हैं। सबसे पहले nc0 कॉम्बिनेशन का जो बेस है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 बेस जो है इंक्रीज होता जा रहा है 1 2 3, और कहां स्टॉप होगा, जो आपकी पावर n थी, तो nc0, nc1, nc2, तो ncn पर स्टॉप होगा। सेकंड थिंग, फर्स्ट टर्म में पावर n से स्टार्ट करनी है और एक एक रिड्यूस हो रही है, n, n-1, n-2, लास्ट में 0 आ जाएगा। और जो सेकंड टर्म थी b, वहां 0 से शुरू हो रहे हैं और एक एक इंक्रीज हो रही है, तो एक टर्म में जो पावर थी वो डिक्रीज हो रही है और एक में इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप मैच करें जो फर्स्ट टर्म्स हमारे पास आ रही हैं a n b0, तो लास्ट में a0 bn, तो वो रिलेशन ऐसे ही चलेगा a n-1 b1, तो सेकंड लास्ट अगर हम देखेंगे वो होगा a1 और bn-1। वो जो एक चीज और हम देख सकते हैं nc0 an b0, nc1 an-1 b1, यानी कि फर्स्ट टर्म में जो कॉम्बिनेशन है उसमें इन दोनों का डिफरेंस n और 1 का n-1, और जो सेकंड टर्म थी उसमें सिर्फ बेस वैल्यू यानी कि 1। nc2 तो a की पावर n-2 और b रेज टू दी पावर 2। वो आपके अपने मेथड है, आप कितने मेथड डेवलप कर सकते हैं। इस तरह आप जब देख रहे हैं कि अच्छा ये रिलेशन बन रहा है तो वो चीजें जो आप नोट कर रहे हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा क्लियर करते हैं। ओके, ठीक है, दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, दिस इज बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर सोल्व करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन, आप कहेंगे हमारे पास यहाँ n कितना है, 2 है। ठीक है, तो आपका क्या सॉल्यूशन आएगा, nc0, 2c0, a रेज टू दी पावर n विच इज 2 एंड b रेज टू दी पावर 0। फिर देन nc1 a n-1, नहीं था ना कि दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 2 - 1 1, या फिर आप ये ध्यान रखिए डिक्रीज होगी a की पावर, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगी और b की इंक्रीज होगी, एंड लास्ट विल बी nc2, 2c2, लास्ट ncn पर स्टॉप होता है तो 2c2 पर ये स्टॉप हो जाएगा, a की पावर हो जाएगी यहाँ पर 0 क्योंकि a डिक्रीज हो रहा है और b रेज टू दी पावर हो जाएगा 2। नाउ व्हाट इज 2c0? हमने जब कॉम्बिनेशन का टॉपिक पढ़ा था उसमें आपको कुछ शॉर्टकट्स बताए थे। अगर बेस में 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, इट मींस 2c0 का मतलब हुआ 1, a रेज टू दी पावर 2, किसी भी नंबर की पावर 0 इज अगेन 1, प्लस
2c1, ये भी हमने शॉर्टकट में पढ़ा था, nc1 इज ऑलवेज इक्वल टू n, तो 2c1 इज इक्वल टू 2ab प्लस ncn इज 1, सो 2c2 इज 1, a भी 1 हुआ और ये हुआ b2, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर। अगर हम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर रहे थे तो ये प्रोसीजर उसका आता है। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल आते हैं, इट्स वेरी इजी टू अटेम्प्ट दोस न्यूमेरिकल अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पर n का क्या मतलब है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का क्या मतलब है, और एक्सपेंशन जो हम कर रहे हैं उसको किस तरह से वैल्यूज a और b पर आपको देनी है। अब क्वेश्चन जो है एक्सपेंशन का आ जाता है पेपर में, कोफिशिएंट पूछ लेते हैं आपसे, एक जनरल टर्म पूछी जाती है, तो वो सारा कंसेप्ट अब हम आगे देखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो आवर टॉपिक विल बी, दिस इज जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, a प्लस बी रेज टू द पावर n आपने किया। इसी तरह अगर मैं आपको ये देना चाहूं x प्लस वाई रेज टू द पावर n, सेम है, जहां जहां a था वहां x है, जहां b था वहां y है। तो इसी तरह जब आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जो फर्स्ट टर्म है वो आप a से रिप्लेस करते जाइए, जो सेकंड टर्म है वो b से। तो अगर मैं इसको सोल्व कर रही हूं, इट विल बी सी nc0, इसका मतलब हमेशा 1 है, और ncn। ऑलराइट, इफ यू रिमेम्बर कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था ncr इज इक्वल टू ncn माइनस r। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कह रही हूं सपोज मेरे पास n की वैल्यू यहां पर है 6, सो 6c2 विल बी इक्वल टू 6c4। इसी तरह 6c1 विल बी इक्वल टू 6c5, राइट। तो मुझे जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, सोल्व करना है, तो वहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि मैं टाइम कैसे सेव कर सकती हूँ। तो जहां nc0 है, जो उसका आंसर है वही ncn का होगा, जो आंसर nc1 का है वही ncn माइनस 1 का होगा। तो मैं वो कंसेप्ट यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकती हूँ। वो टाइम सेविंग प्रोसेस है, आप लोगों को जितना उस कंसेप्ट की नॉलेज है दैट विल बी बेटर फॉर यू। सो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, और मैंने कॉम्बिनेशन के लेक्चर में आपको बताया भी था, इवन जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वहां पर कॉम्बिनेशन जो है वो यूज होता है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ व्हाट इज द जनरल टर्म। सपोज मैंने अब x प्लस वाई रेज टू द पावर n ले लिया है, तो सबसे पहले आपको क्विकली उस एक्सपेंशन को सोल्व करना आना चाहिए। योर आंसर विल बी, इट इज nc0 xn एंड y0 प्लस nc1 xn माइनस 1 y1 प्लस एंड लास्ट में मुझे पता है ncn x0 yn। बीच की कोई एक टर्म हम और ले लेते हैं। सपोज मैंने यहां पर बीच में एक टर्म ले ली है, इट इज ncr और x रेज टू द पावर n माइनस r एंड y रेज टू द पावर r। ये हमने बीच की एक टर्म यहां पर ले ली है। ठीक है, अब जब हम टर्म्स की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था a प्लस b हम ले रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। टर्म्स क्या होता है, जब कोई आपको एक्सप्रेशन मिलता है तो प्लस माइनस साइन से जो जो वैल्यू सेपरेट हो रही हैं, जैसे प्लस इन दोनों के बीच में है तो ये दो टर्म्स काउंट होंगी। तो इसी तरह प्लस माइनस साइन के आगे पीछे जो जो आपको वैल्यूज मिल रही है वो एक एक टर्म काउंट होती है। तो यहाँ क्या होगा, दिस विल बी फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं T1, फर्स्ट टर्म, तो T1 टर्म 1। दिस विल बी सेकेंड टर्म, ये प्लस का साइन आ गया तो इसके नेक्स्ट जो कंप्लीट आपको मिल रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज योर सेकेंड टर्म। और इस आगे जाएंगे तो टर्म्स की हम नेमिंग करते जाएंगे। लेकिन क्या आप NCN को बता सकते हो, ये जो लास्ट में आई है कौन सी टर्म है? जैसे मैंने T1 कहा, T2 कहा, तो क्या मैं इसको TN कह दूंगी? आपको पहले देखना है कि स्ट्रक्चर बना क्या है। जिसको हमने T1 कहा उसके बेस में 0 आ रहा था, है ना। जिसको हमने T2 कहा है उसके बेस में 1 आ रहा है, यानी कि जो टर्म्स हमें मिल रही है उसमें कोएफिशिएंट के बेस में एक कम आ रहा है। तो इसी तरह अगर मैं इसको टर्म लिखना चाहूंगी तो जितना इसके बेस में, कोएफिशिएंट के बेस में जो है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, NC0 NC1 NC2, तो बेस में जितना है टर्म उससे ज्यादा है। 0 था तो उसको 1 कहा था, 1 था तो टर्म 2 था, तो ये कौन सी टर्म बनेगी, दैट विल बी TN+1।
अब इसी तरह यहाँ NCR लिखा था मैंने, तो क्या आएगा, कौन सी टर्म बनेगी, बेस में R है तो इसको हम बोलेंगे TR+1। ठीक है, सो दिस इज TR+1th टर्म। अब जनरल टर्म का क्या मतलब है, जनरल टर्म का मतलब है एक्सपेंशन में वो टर्म आप पिक कर लेते हैं कि जहां पर मैं R की वैल्यू पुट करती जाऊंगी और मुझे बाकी सारी टर्म्स मिल जाएंगी। सपोज किसी क्वेश्चन में कहा गया है कि 7th टर्म फाइंड करो, एक्सपेंशन की 7th टर्म फाइंड करो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं पूरी एक्सपेंशन सोल्व करने बैठूंगी फिर देखूंगी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, दैट इज नॉट द राइट वे। मुझे डायरेक्ट 7th टर्म पर जाना है, तो उसके लिए हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ व्हाट विल बी द जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब अगर मैं R+1 लिख रही हूं, अभी हमने रिलेशन देखा कि जितना आप टर्म लिखते हो तो जो कोफिशिएंट है उसमें एक लेस होता है बेस में। मैं आपसे R+1th टर्म कह रही हूं, सो योर आंसर विल बी, सॉरी दिस इज NC, व्हाट विल बी हियर, एक कम जाना है, सो R, बाकी आपको पता ही है x रेज टू द पावर, दोनों का डिफरेंस, एंड y रेज टू द पावर r। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में मुझसे पूछा जाता है कि 7th टर्म बताओ, 6th टर्म बताओ, तो मुझे पता है कि ये 7th टर्म है अगर, तो इसका मतलब मैं इस 7th टर्म को 6+1 में ब्रेक करूंगी। ठीक है, अगर मुझसे कहा जा रहा है 7th टर्म बताओ, तो जनरल टर्म का ये फॉर्मूला है, मैं यहां पर जब 7th टर्म लिखना चाहूंगी मैं उसको 6+1 लिखूंगी। सो आंसर विल बी NC6, x रेज टू दी पावर n-6 एंड y रेज टू दी पावर 6। पहले उसको समझना जरूरी है। जनरल टर्म का मतलब एक ऐसी टर्म जिसमें हम r की वैल्यू पुट करते हैं और जो भी हमसे टर्म पूछी जाती है उस पर्टिकुलर टर्म पर जाते हैं, ना कि कंप्लीट एक्सपेंशन पर। Got it? So I have a question for you guys. 3x minus 4y raised to the power 9. You have to find the 7th term of given expression. Binomial expansion में 7th term क्या होगी? मुझे टर्म का मतलब आप जनरल टर्म पर आइए। TR+1 is equal to NCR x n minus r and y r। x और y या a और b आप ले लीजिए। सपोज मैंने कहा a और यहाँ पर हमने क्या कह दिया b। एज यू विश, जो भी आप यहाँ पर वैल्यू लेना चाहते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन से इसको कंपेयर करेंगे। n का मतलब पावर, हमारे पास n कितना है, 9। ठीक है, R+1 का मतलब कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 7th टर्म। इसका मतलब R+1 क्या है, 7, जो हमें टर्म फाइंड करनी है। a का मतलब फर्स्ट टर्म और वो कितनी है हमारे पास, 3x। b का मतलब सेकेंड टर्म और वो कितनी है हमारे पास, 4y। इज इट 4y और -4y। अब ये चीज आपको ध्यान देनी है। आपने जो साइन दिया है साथ में, अगर प्लस दिया है तो मैं सिंपल 4y लिखती, लेकिन अगर माइनस दिया है तो मुझे -4y लेना है। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इसमें पुट कर दो और यहां से 7th टर्म हम फाइंड कर लेंगे। सो यू विल से ओके, TR+1 का मतलब था T6+1। 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 6+1, या R+1 को आप सीधा 7 लिख दीजिए यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू NC। R कितना आ जाएगा, 6। अगर R+1 7 है तो R कितना आया, 6। एक कम होता है यहाँ पर, A की जगह क्या है, 3x, तो 3x रेज टू दी पावर n-r, यानी कि 9 - 6, 3। और b कितना है, -4y, सो -4y रेज टू दी पावर r मतलब 6। ठीक है, सो इट इज 9c6, 3 रेज टू दी पावर 3 यानी कि 27x³ -4 रेज टू दी पावर 6। माइनस के ऊपर अगर इवन है पावर तो ऑब्वियस आंसर प्लस आएगा। मैं इसको डायरेक्ट 4 रेज टू दी पावर 6 लिख रही हूँ, y रेज टू दी पावर 6। ये एक्शन को भी सोल्व करूंगी आगे, राइट। मुझे 7th टर्म कहा है तो मुझे उसको कंप्लीट सोल्व करना है। सो 9c6 का मतलब 9c3 भी है, अगेन कॉम्बिनेशन में बताया था, वी गो फॉर दैट लेक्चर। 9c3 की शॉर्टकट है 9 8 7 3 2 1। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। सो 84 into 27x³ into 4 raised to the power 6 y 6। ये आपके पास 7th टर्म आ गई है ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। और अगर इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आया है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन को कहा जाता है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट
9c6 आया और जो किसके इक्वल आया था 84 के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ 10.1 रेज टू द पावर 5। अब 10.1 रेज टू द पावर 5 आप कहेंगे 10.1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर आंसर। बट क्वेश्चन में कहा गया है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो मुझे बाइनोमियल थ्योरम का मतलब इसको a प्लस बी की फॉर्म में लिखना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जो भी आपको टर्म गिवन है उसको दो फैक्टर में ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 10.1 रेज टू द पावर 5 को क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट 10 प्लस 0.1 रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो अब हमारे पास a हो गया 10 और b हो गया 0.1। नेक्स्ट यू नो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बनेगा, 5c0 10 रेज टू द पावर 5 0.1 रेज टू द पावर 0 nc0 a and b0। ठीक है, then 5c1 10 रेज टू द पावर 4 0.1 raised to the power 1, 5c2 10 raised to the power 3 0.1 raised to the power 2, 5c3 10 raised to the power 3 था ना, तो यहाँ आ जाएगा 2 and 0.1 raised to the power 3, 5c4 10 raised to the power 1 0.1 raised to the power 4 and 5c5 10 raised to the power 0 and 0.1 raised to the power 5। ओके, अब आप पहले तो ये देखो कितनी टर्म्स बनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जितनी पावर दी होती है एक्सपेंशन में टर्म उससे एक एक्स्ट्रा आती है, क्योंकि हम वो 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पावर 9 दी है तो टर्म्स कितनी आएंगी 10, पावर 10 है तो टर्म्स कितनी होंगी 11। जितना इंडेक्स है जितनी पावर है टर्म उससे एक एक्स्ट्रा होगी। ऑलराइट, अब आपको बताया है कि जो आंसर 5c0 का होगा वही 5c5 का होगा। 5c0 का अक्सर 1 होता है, nc0 कॉम्बिनेशन में। ये शॉर्टकट ध्यान रखोगे तो पेपर में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो nc0 का आंसर 1 यानी कि ये भी 1 ये भी 1। फिर आ जाते हैं 5c1 पर, यानी कि nc1 उसका आंसर हमेशा n होता है। इट मींस 5c1 का आंसर आएगा 5, तो 5c4 का आंसर भी कितना आएगा 5। ठीक है, अब 5c2 का जो आंसर आएगा वही 5c3 का होगा। व्हाट इज 5c2, इसका मतलब हुआ 5 4 2 1 यानी कि 5 2 10। तो 10 10 5 5 1 1। तो सबसे पहले मैं ये c का सारा काम हटा रही हूं, तो यहां पर मुझे मिलेगा सिंपल 10 रेज टू द पावर 5 0.1 raised to the power 0, this is 1. So plus 5c1 का मतलब है 5 into 10 raised to the power 4 into 0.1। ये सेकंड टर्म आ गई, ये फर्स्ट टर्म। उसके बाद आते हैं थर्ड टर्म। 5c2 का आंसर कितना आया है 10, so it will be 10 into 10 raised to the power 3 into 0.1 raised to the power 2। ये आ गई हमारे पास थर्ड टर्म। प्लस 5c3 का आंसर वही है जो 5c2 का है, इसका मतलब ये भी 10 into 10 raised to the power 2 0.1 raised to the power 3। ये आपके पास आ गई फोर्थ टर्म। 5c4 और 5c1 का सेम था, तो इसका मतलब ये भी 5 है। 5 10 0.1 raised to the power 4 and the last term will be 5c5 nc0 and ncn, सेम आंसर। तो फर्स्ट और लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, इन सबकी जब कोएफिशिएंट कैलकुलेट करोगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग सेम मिलेंगे। सो 5c5 इज अगेन 1, 10 raised to the power 0 is 1, तो लास्ट टर्म बची 0.1 raised to the power 5। अब इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। 10 raised to the power 5 का मतलब आप 1 के आगे 5 0 लगा दो। 10 raised to the power 4 का मतलब 1 के आगे 4 0, 0.1 है यानी कि 1/10 10 से कैंसिल। व्हाटएवर वो कैलकुलेटिव पार्ट आई थिंक आप लोग इजीली कर सकते हैं। यू कैन सोल्व दिस फर्दर एंड फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 10.1 raised to the power 5 by using binomial theorem. All right, so what is the next topic of binomial theorem? See,
व्हाट इज द मिडल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन? अब तक हमने ये देखा है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या है, और एक चीज मैंने अभी आपको और बताई कि जितनी पावर है टर्म्स उससे एक ज्यादा होती हैं। सपोज आपको मैंने कहा x प्लस 3y रेज टू द पावर 6, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितनी टर्म होंगी? देयर विल बी 7 टर्म्स। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मिडल टर्म बताओ एक्सपेंशन की, जनरल टर्म तो हमें पता है, नाउ व्हाट अबाउट द मिडल टर्म? तो मिडल टर्म के लिए फिर हमारे पास आता है फॉर्मूला हाउ टू फाइंड द मिडल टर्म। बिकॉज अगर हमारे पास पावर जो है 6 है तो टोटल टर्म्स तो 7 बनेगी, तब मिडल टर्म क्या होगी? और अगर हमारे पास पावर 7 है तो टर्म्स टोटल 8 आएंगी, तब मिडल टर्म क्या होगी इन दोनों केसेस में? इसका मतलब अगर पावर ओड है या पावर इवन है तो मिडल टर्म्स उस पर डिपेंड करेगा। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल if I am having the expansion of x plus y raised to the power n, पावर कितनी दी है? n दी है, then the number of terms will be n plus 1, क्योंकि पावर से एक ज्यादा होता है, जो फर्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा। नाउ अगर n इवन है तब मिडल टर्म कौन सी होगी? n/2 प्लस 1th टर्म। सपोज n जो है वो 8 है, पावर इवन है, तो मिडल टर्म क्या होगी? 8/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि 2 4 8, 4 प्लस 1 5, इट मीन्स 5th टर्म आपकी मिडल टर्म आएगी। ठीक है, अगर पावर इवन है तो उसका हाफ करके उसमें प्लस 1 कर देना है, वो जो भी टर्म आएगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। जैसे पावर 8 है तो उसका हाफ हो गया 4, तो इट मीन्स 5th टर्म विल बी द मिडल टर्म। सीधा सा कंसेप्ट ये है। नेक्स्ट, अगर पावर ओड है, सपोज पावर 7 है, अब यहां पर पावर जो है वो 7 हो गई है। अगर पावर ओड है, इन दैट केस 7 पावर का मतलब टर्म्स कितनी होंगी? टोटल 8। अब 8 टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब इवन टर्म्स बन जाती है तो बीच की जो दो टर्म है 1 2 3 1 2 3, ये बीच की जो दो टर्म है ये दोनों मिडल टर्म्स काउंट होती हैं। इसका मतलब अगर मुझे पावर इवन दी है तब तो सीधे एक ही मिडल टर्म आ जाएगी कि उस पावर का हाफ करो और उसकी नेक्स्ट टर्म आपकी मिडल टर्म आ जाएगी। अगर पावर ओड दी है तब दो मिडल टर्म आएगी, वो कौन सी होंगी? n प्लस 1/2th टर्म। इसका मतलब 7 प्लस 1/2th टर्म, इट मीन्स 4th, एंड उससे नेक्स्ट n प्लस 1/2th प्लस 1, इसका मतलब उससे नेक्स्ट, इट मीन्स 4th के बाद 5th। ठीक है, ओड पावर में हमेशा दो मिडल टर्म आएंगी और इवन पावर में एक मिडल टर्म आएगी। इवन पावर का अगर आपको शॉर्टकट ध्यान रखना है तो जो भी पावर दी उसका हाफ कर दो। 10 पावर दी है, हाफ कर दिया 5, इट मीन्स उसमें एक प्लस किया 6, तो अगर पावर 10 है तो मिडल टर्म होगी 6th वन। और अगर ओड है पावर, सपोज पावर 9 है, तो उसमें पहले 1 प्लस कर दो, 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 5th एंड 6th, वहां दो मिडल टर्म्स आएंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। स्टेटमेंट इज फाइंड 4th एंड मिडल टर्म इन x माइनस 3y रेज टू द पावर 10। पहला क्वेश्चन है 4th टर्म, तो ये तो जनरल टर्म का क्वेश्चन है। जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr a रेज टू द पावर n माइनस r b रेज टू द पावर r। तो यहां हम कंपेयर करें, अगर 4th टर्म का मतलब उसको मैं 3 प्लस 1 लिखूंगी, n का मतलब 10, c r कितना आया 3, a के लिए हमारे पास यहाँ x है तो x रेज टू द पावर n माइनस r, 10 माइनस 3 दैट इज 7, b की जगह माइनस 3y है तो माइनस 3y रेज टू द पावर r दैट इज 3। ओके, सो 10c3। अब शॉर्टकट आपको बता दिया, आई थिंक ये आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। इंटू x रेज टू द पावर 7 माइनस 3 रेज टू द पावर 3, माइनस के ओड पावर, इट मीन्स आंसर नेगेटिव में आएगा, इंटू 27y3। इसको आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं एंड दैट विल बी द 4th टर्म। तो अगर कोई पर्टिकुलर टर्म पूछी जाती है वो हम जनरल टर्म के फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा है व्हाट इज द मिडल टर्म। अब मिडल टर्म के लिए दो केस हमने करे हैं, या तो पावर इवन है या पावर ओड है। व्हाट अबाउट इन दिस केस? क्या पावर मिली है आपको? इट इज इवन पावर। तो इवन पावर के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक जो बताई थी कि उसका हाफ कर दो
10 का हाफ कर दो और उसमें +1 कर दो, यानी कि 5 + 1 इट मींस 6th टर्म। तो अगर मैं यहाँ पर मिडल टर्म की बात करूं, ठीक है, वो तो आपको शॉर्टकट बता दिया था, पेपर में आप लिख कर बताना चाहें तो आप कहेंगे सिंस n = 10 इवन नंबर है, और अगर इवन नंबर होता है तो मिडल टर्म है उसका प्रोसीजर क्या था कि उस n का हाफ कर दो +1 n/2 + 1th टर्म, इट मींस n/2 10/2 5 + 1 6th टर्म आपको कैलकुलेट करनी है एंड दैट विल बी योर आंसर। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द 6th टर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ऑलराइट, तो 6th टर्म का मतलब T6, उसका मतलब हुआ 5 + 1 विच इज NCR, n कितना है 10, a⁻, a है x, a⁻ n - r यानी कि 5 and b⁻r, so 10C5 अगेन -3⁵ तो नेगेटिव आंसर आएगा। x⁵5 into 3⁵ is 243 with negative sign into y⁵5, so -10C5 into 243 into x⁵5 y⁵5, that will be the middle term for the given expression. Okay, all right, there is one practice question for you guys. You have to find the fifth and middle term of 2x - y⁵13. Solve this question and share your answer in the comment box and move to the next topic, and that is what is the pth term from end in binomial expansion. पहले मीनिंग समझो क्या है। इस बार इन्होंने कहा है pth टर्म फ्रॉम एंड। सपोज मैंने आपको एक एक्सपेंशन दी है x + y⁻7, पावर 7 है तो टर्म्स कितनी होंगी उसमें, एक एक्स्ट्रा यानी कि 8 टर्म्स, t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8। अब तक जो हमने किया जनरल टर्म में उसमें होता था 4th टर्म फाइंड करो, आपने कहा अच्छा फोर्थ टर्म का मतलब क्या, 1 2 3 4, t4 हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसी तरह 7th टर्म का मतलब t7 फाइंड करना है। लेकिन अगर अब क्वेश्चन ये आए फाइंड द सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, अब एंड से सेकंड टर्म, तो ये फर्स्ट हुई ये सेकंड हुई, तो आपने कहा सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, वो यहां पर कितनी आ रही है, t7, है ना। वो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं, बैकवर्ड नहीं जाते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है फ्रॉम दी एंड यानी कि बैक साइड से आपको टर्म अब देखनी है, तो केस वी कन्वर्ट दैट टर्म फ्रॉम एंड इन द टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो उसको हम बिगिनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद सिंपल जनरल टर्म जो हम कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज मैंने यहां पर आपको कहा फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, क्या बनी 1 2 3 4, इसका मतलब वो t5 बनी, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। अगर इसी को हम फ्रंट से काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7, वो 7th टर्म बनी फ्रॉम बिगिनिंग, सेकेंड टर्म 7th टर्म बनी। अगर मैं बिगिनिंग से देखूं ना तो आप कहेंगे जो सेकेंड टर्म थी वो बिगिनिंग से 7th टर्म बनी, जो फोर्थ टर्म थी वो बिगिनिंग से 5th टर्म बन रही है, ठीक है। इट इज 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फोर्थ 5th बन रही है, सेकंड 7th बन रही है। तो हमें कैसे पता लगेगा भाई जो एंड वाली टर्म है वो बिगिनिंग से क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n - p + 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, दैट विल बी टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इफ p इज द टर्म फ्रॉम एंड, इफ p इज टर्म फ्रॉम एंड। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आता है जब भी आपको कहा जाएगा कि एंड से 7th टर्म निकालो, एंड से 3rd टर्म निकालो, तो वो जो एंड वाली टर्म है उसको हम p कहेंगे, और आप इस फॉर्मूले में वो वैल्यू जब पुट करेंगे वो टर्म फ्रॉम बिगिनिंग आ जाएगा। अब सोच के देखो, मैंने कहा था सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड यानी कि p हमारे पास हो गया 2, तो बिगिनिंग के लिए ये फॉर्मूला बनेगा n कितना था 7 - 2 + 2th टर्म, दैट विल बी 7th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यही आया था हमारे पास। सेकंड मैंने आपको कहा 4th टर्म फ्रॉम एंड, इसका मतलब अगर p4 है तो बिगिनिंग क्या बनेगी, दैट विल बी n - p + 2, 7 - p + 2 यानी कि 7 - 4 3 + 2 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, दैट वाज 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो जब भी आपसे कहा जाए एंड से टर्म निकालनी है
उस टर्म को n में से माइनस करो और उसमें से +2 कर दो, तो वो जो टर्म आएगी वो हमारी टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग आ जाएगी, एंड दैट विल गिव यू द आंसर फॉर द टर्म फ्रॉम एंड. लेट्स सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. By 2 minus 2 upon x square raised to the power 7, what will be the fourth term from end? जैसे ही end से आया आप कहेंगे इसका मतलब p की वैल्यू क्या है 4. What is end? End कितना है 7. तो हमें from end को किस में कन्वर्ट करना है? From beginning. तो आप कहेंगे n minus p plus 2th term, it will be term from beginning, from the starting point जहां से हम t1 कैलकुलेट करते हैं. So n7p4 plus 2th term, that will be 5th term from the beginning. इसका मतलब जनरल टर्म t5 मुझे कैलकुलेट करना है. That's all. And how to find t5? t5 का मतलब हुआ t4 plus 1. It means ncr a raised to the power, a कितने यहाँ पर x cube by 2 raised to the power 7 minus 4 3, and b raised to the power minus 2 upon x square raised to the power r. r यहाँ पर कितना है 4. So what is 7c4? 7 6 5 4 4 3 2 1. 4 से 4 कैंसल, 6 से 6 कैंसल, into x raised to the power 3 power 3 कितना हो गया आपके पास 9. 2 raised to the power 3 8 into 2 raised to the power 4 with minus 2 तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, so it will be 16 upon x raised to the power 8. 8 2 जा 16, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, x9 x8, it will be x, so 70x will be the fourth term from end जो कैलकुलेट करने पर आया था fifth term from the beginning.